नमस्कार। अगर हमें भारत के लोकतंत्र की असली नब्ज को पकड़ना है तो हमें राष्ट्रीय सुर्खियों से दूर देश की विधानसभा सीटों की गहराई में उतरना होगा। आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही सीट रानीगंज का विश्लेषण करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक स्थानीय चुनाव के आंकड़े पूरे देश की राजनीतिक कहानी बयान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2649 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो फासला है जो जीत और हार तय कर गया। 2022 में रानीगंज का पूरा सियासी भविष्य इसी छोटे से अंतर पर आकर टिक गया था। जब लाखों वोट पड़ते हों तो इतनी मामूली सी जीत ये दिखाती है कि हर एक वोट की ताकत क्या होती है। ये नंबर हमें बताता है कि मुकाबला कितना कड़ा था और जमीन पर हवा का रुख जरा सा भी बदलता तो नतीजा कुछ और होता। और ये देखिए आंकड़ों में इसकी तस्वीर। समाजवादी पार्टी को मिले 40.05% वोट और भारतीय जनता पार्टी को 38.65%। मतलब मार्जिन 1.5% से भी कम। इसे पॉलिटिकल साइंस में कमजोर जीत या वीक विक्ट्री कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर सिर्फ कुछ हजार वोटर भी अपना मन बदल लेते तो आज विधायक कोई और होता। ये करीबी मुकाबला ही हमें ये जांचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस चुनाव को इतना दिलचस्प बना दिया। तो आइए अब इन आंकड़ों की परतें उधेड़ते हैं। जैसे एक जासूस छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाता है, ठीक वैसे ही हमें नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि रानीगंज के लोगों ने जो फैसला दिया उसके पीछे का हिसाब किताब क्या था। ये टेबल देखिए, ये रानीगंज की सियासी नब्ज का ईसीजी है। 2012 में समाजवादी पार्टी लगभग 39% वोट के साथ आराम से जीत रही थी, लेकिन 2017 में एक जबरदस्त सियासी लहर आई और बीजेपी का वोट शेयर 10% से उछलकर सीधे 38% पर पहुंच गया और सपा सिमटकर 21% पर रह गई। लेकिन फिर 2022 में देखिए, सपा ने क्या जबरदस्त वापसी की और लगभग अपना पूरा वोट बैंक वापस हासिल कर लिया। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये उतार चढ़ाव आ कहां से रहा है। इसका जवाब रानीगंज के सामाजिक ताने बाने में छिपा है। यहाँ की आबादी में लगभग 19% अनुसूचित जाति और उतने ही मुस्लिम हैं। इनके अलावा ब्राह्मण, कुर्मी, यादव और ठाकुर, ये सभी समुदाय भी अच्छी खासी तादाद में हैं। भारतीय राजनीति की यही सच्चाई है कि जीत हार का खेल अक्सर इन सामाजिक समीकरणों को साधने की कला पर ही निर्भर करता है। और 2022 के चुनाव की कहानी में दो सबसे बड़े मोड़ थे। पहला, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जो 2017 में लगभग 33% था, वो बिखरकर सिर्फ 11% रह गया। ऐसा लगता है कि ये वोट बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया। दूसरा, एआईएमआई की एंट्री, जिसने 6% से ज्यादा वोट हासिल किए। ये वोट मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय से आए थे। तो एक तरफ बीएसपी का वोट एसपी की तरफ शिफ्ट हुआ और दूसरी तरफ एआईएमआई ने एसपी के ही वोट बैंक में सेंध लगा दी। इन्हीं दो वजहों से मुकाबला इतना टाइट हो गया। आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन अब हमें ये समझना है कि क्यों हुआ। इसके लिए जमीन पर उतरना होगा, लोगों की बात सुननी होगी। आखिर वो कौन सी परेशानियां थीं, कौन सी उम्मीदें थीं, जिन्होंने वोटिंग के दिन लोगों के फैसले पर असर डाला। रानीगंज में चुनाव का मुद्दा बहुत साफ था। रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियादी जरूरतें, युवाओं के लिए नौकरी, स्थानीय उद्योग की कमी, खराब सड़कें, बिजली की कटौती, जल भराव और सफाई की समस्या और किसानों के लिए सिंचाई का पानी। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के आत्मसम्मान और एक बेहतर जीवन जीने के अधिकार से जुड़े सवाल हैं। हमारा संविधान हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है और ये मुद्दे उसी गरिमा से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इन्हीं चिंताओं के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार डॉक्टर आर.के. वर्मा को मैदान में उतारा। उनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं थी, बल्कि वो इलाके के डॉक्टर के तौर पर जाने जाते थे। एक ऐसा चेहरा जो लोगों के सुख दुख में उनकी सेहत की देखभाल के लिए हमेशा मौजूद रहा हो। इस व्यक्तिगत जुड़ाव और भरोसे ने उनके लिए बहुत मजबूत जमीन तैयार की। डॉक्टर वर्मा की उम्मीदवारी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, जिसे आप PDA+B स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक है। लेकिन इस समीकरण में B यानी ब्राह्मण को जोड़ना अहम था। डॉक्टर वर्मा का सरनेम और उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड सवर्ण मतदाताओं को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा, जबकि उनकी पार्टी ने अपने कोर वोट को एकजुट रखा। ये अलग अलग समुदायों के बीच एक पुल बनाने की कामयाब कोशिश थी।
और हमें ये याद रखना होगा कि रानीगंज कोई अलग थलग टापू नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। यहाँ की एक एक सीट पर होने वाली जीत हार का असर देश की सियासत पर पड़ता है। रानीगंज बस एक छोटा सा आईना है जो दिखाता है कि यूपी का सियासी दंगल कितना जटिल और गहरा है। अब तक हमने विश्लेषण किया, लेकिन इस सारे डेटा, इन सामाजिक समीकरणों और जमीनी हकीकत को एक ठोस चुनावी रणनीति में कैसे बदला जाता है? चलिए अब उस रणनीतिक बिसात को समझते हैं जिस पर यह चुनाव लड़ा गया। कोई भी जंग लड़ने से पहले अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरों को समझना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी की ताकत थी उनका जमीनी संगठन और ओबीसी एससी का कोर सपोर्ट। कमजोरी, डिजिटल और मीडिया में वो अपने प्रतिद्वंदी से पीछे थे। मौका था नौकरियों और विकास के मुद्दों पर स्थानीय सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। और सबसे बड़ा खतरा था सत्ताधारी पार्टी का मजबूत संगठन और उनके संसाधन। इस पूरे विश्लेषण से एक 4 आयामी रणनीति निकल कर आई। पहला था चुनावी मोर्चा, यानी बदलते समीकरणों पे बीच अपना रास्ता बनाना। दूसरा संगठनात्मक मोर्चा, यानी अपने जमीनी नेटवर्क को और पैना करना। तीसरा नैरेटिव, यानी अपना संदेश सिर्फ विकास, नौकरी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर रखना। और चौथा था संसाधन का मोर्चा, यानी कम खर्च में असरदार तरीकों से एक अमीर प्रतिद्वंदी का मुकाबला करना। देखिए, चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक इतनी मामूली जीत को शासन करने के लिए एक मजबूत जनादेश में बदलना, ये एक बिल्कुल अलग और बड़ी चुनौती है। इसके लिए जीत के बाद क्या करना है, इसका एक साफ ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ये एक 90 दिन के एक्शन प्लान का उदाहरण है। ये दिखाता है कि अभियान के आखिरी दौर में अनुशासन कितना जरूरी है। पहला कदम, बूथ कमेटियों को दोबारा एक्टिवेट करना और वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना। दूसरा, स्थानीय मुद्दों पर रैलियां तेज करना। तीसरा, वोटिंग वाले दिन अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने की पूरी तैयारी करना। और आखिरी कदम, घर घर जाकर प्रचार और बड़े नेताओं के दौरों के साथ फाइनल पुश देना। आज के जमाने में जमीन की लड़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी जंग जीतनी पड़ती है। गांव के स्तर पर सही जानकारी पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, सोशल मीडिया के लिए छोटे असरदार वीडियो बनाना, अपने काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन चलाना, और सबसे जरूरी, अफवाहों और झूठी खबरों का मुकाबला करने के लिए एक टीम बनाना। यहाँ ये भी जरूरी है कि लोगों से संपर्क करते समय उनकी प्राइवेसी और सहमति का पूरा सम्मान किया जाए, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या सिर्फ डेटा और एक अच्छी रणनीति के दम पर एक मामूली सी जीत को शासन के लिए एक स्थिर और लंबे समय के जनादेश में बदला जा सकता है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन रानीगंज की ये कहानी हमें सिखाती है कि लोकतंत्र में जीत हार का फैसला आंकड़ों के सही विश्लेषण, सामाजिक समझ और जमीनी हकीकत को एक साथ जोड़ने की कला पर ही निर्भर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।